जय हिंद। पहले आईपीओज आ नहीं रहे थे, अब एक साथ 1 2 3 4 5 आ रहा है। भैया सांस तो लेने दो। एक ही ब्रैकेट में सारे आईपीओज फिल हो रहे हैं। इसका पैसा इसके लिए यूज नहीं हो पाएगा, इसका होगा अलॉटमेंट नहीं आएगी, इसमें अलॉटमेंट आएगी पर लिस्टिंग गेन नहीं होंगे। बड़ा कंफ्यूजन है। अब इस बीच में कंपनी है एलन बेयर करके, भाई जो गैसेज, इंडस्ट्रियल गैसेज वगैरह यूज होती हैं उसमें काम करती है। अब इसका आईपीओ भी क्लैश हो रहा है, तो क्या हमें इसको इंपॉर्टेंस देनी है या नहीं देनी है? क्या एक आधा लॉट भी अप्लाई करके देख ले या नहीं देख ले? क्या हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा? वो सब पढ़ने के बाद पता चलेगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करते हैं एलन बेयर आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। बिजनेस मॉडल क्या है, किस वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो, कितना फ्रेश इशू है, कितना ओएफएस है, पैसा किस लिए यूज करोगे, प्रमोटर होल्डिंग्स क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, और फाइनली पता चलेगा कि भैया थम्स अप और थम्स डाउन। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हो, ग्लोब सिविल आईपीओ प्रोजेक्ट्स हो गया, यहाँ पर फॉरेक्स, एरिस इंफ्रा क्लोज हो गया, ओसवाल पंप्स लिस्ट हो गया। तो ओसवाल पंप्स पे हमारी ये जो राय थी भाई, यहाँ पर भी मैंने यही डाला था, एटन पेपर्स एसएमई आईपीओ जो होता कि भैया अवॉइड करना है। मेन बोर्ड में ओसवाल में भी क्या बोला था, सेफ ट्रेडर्स अवॉइड करो, रिस्की 10 से 15% के लिस्टिंग गेन के लिए एक बारी को ट्रेड ले सकते हैं। रिजल्ट क्या निकला वो देखिए जरा। पहले तो एटन पेपर्स अवॉइड बोला था, 10% लॉस के साथ यहां पर लिस्ट हुआ। ओसवाल सेफ ट्रेडर्स को अवॉइड बोला था, रिस्की टू मॉडरेट को बोला था कि भैया 5-10% लिस्टिंग गेन बन जाएंगे, यहां पर 5-7% लिस्टिंग गेन्स के आसपास ही बनकर गए, छुटपुट बनकर ही गए। तो इस टाइप के जो फाइनल वर्डिक्ट होते हैं वो भी मैं ट्विटर टेलीग्राम पे डाल देता हूं। यहां पर जरा आईपीओ टेबल की तरफ नजर मारते हैं क्विकली। तो यहां पे घमासान क्या हुआ है, ये सब गए थे बाबा बंगाली के पास, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 आईपीओ अगर आप देखोगे 24-26, 24-26, 24-26, ये तीन तो इस ब्रैकेट में आ रहे हैं। ग्लोब सिविल की वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, आज एनालिसिस करने वाले एलन बेयर गैसेस के, फिर उसके बाद संभव स्टील, एचडीबी 25-27, 25-27। तो इन तीनों का पैसा इसके लिए यूजफुल नहीं हो पाएगा, यानी कि पांचों ब्रैकेट, पांचों आईपीओ सेम ब्रैकेट में कंसीडर करके चलना। एलन बेयर पर आते हैं। 1973 बिल्कुल आजादी के पास ही पहुंच गए। इंडस्ट्रियल गैसेज इंडियन एक कंपनी स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल, मेडिकल एंड स्पेशलिटी गैसेज। द कंपनी प्रोवाइड एसेंशियल गैसेज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं पढ़ा दोगे क्या हमको? अरे यार चलो, ओ भाई वो 12th में आती थी ना, इतनी मोटी मोटी बुक्स थी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की। EIGL ऑल्सो ऑफर्स ड्राई आइस, सिंथेटिक एयर, फायर फाइटिंग गैसेज, मेडिकल ऑक्सीजन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वेल्डिंग मिक्सचर, स्पेशलिटी गैसेज, लिख तो रखा है ऊपर 2-2 बार, एंड सर्विंग अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब ऑलरेडी इतने के बाद भी वाइड रेंज, ठीक है, गैसेज वगैरह से रिलेटेड काम है, मेजर B2B काम ज्यादा नजर आ रहा है। अब ये मेडिकल ऑक्सीजन हो गया या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया, राइट, ये वेल्डिंग मिक्सचर्स हो गए, ये मैं घर के लिए थोड़ी खरीद के लाऊंगा, हॉस्पिटल्स वगैरह इन सब में यूज होगा इनका। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। जो हो सकता है आपको पीछे से आवाज आ रही हो, एक जूनियर एनालिस्ट भी हमारे साथ मेंशन है स्टूडियो में आज। सर्विसेज, EIGL offers of project engineering services leveraging technical expertise to design, install and commission tonnage, air separations, ये वो। The company also provides medical gas pipeline solutions, assisting healthcare facilities, hospitals वगैरह हो गए। हॉस्पिटल वालों को बोलते हैं कि भैया ऑक्सीजन के लिए पूरा जो आपका एंड टू एंड रूट बनाना है वो हम बनाकर पूरा देंगे भी, और उसके साथ आपको ऑक्सीजन भी देने वाले हैं। बल्क कस्टमर्स हो गए, पैकेज कस्टमर्स, ऑन साइट कस्टमर्स वगैरह हो गए, ठीक है जी। और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, स्टील, फार्मा, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, पेट्रो, डिफेंस, ये लास्ट 3-4 तो गवर्नमेंट वाली हो गई। चलो एज ऑफ नाउ देख के तो ठीक लग रहा है भाई, डिमांड तो है इन चीजों की। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, वैसे तो डेट देखने का फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि सब क्लैश कर रहा है। 24 को आईपीओ ओपन होगा, 26 को क्लोज होगा, 3 दिन है आपके पास अप्लाई करने के। अलॉटमेंट आएगी 27 तारीख को, रिफंड्स 30 तारीख को, और 1 जुलाई को डेब्यू होने वाला है। बताओ भाई किस वैल्यूएशंस पे, किस प्राइस पॉइंट पे लेकर आए हो? वेरी गुड।
कहते हैं फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपीज के आसपास है, मतलब पहले से ही प्री स्प्लिट है, ठीक है। इशू प्राइस बैंड 380 400, अप्लाई करते हैं तो 400 पे करेंगे। 37 शेयर्स का एक बंडल बना दिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेन बात पर, टोटल इशू साइज कहते हैं 852 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से फ्रेश इशू 400 करोड़ के आसपास है, ऑफर फॉर सेल 452 करोड़ है। अब बहुत टाइम हो गया, ये टेबल मैंने नहीं समझाया है, तो क्विकली मैं आपको ये चीज समझा देता हूं ये होता क्या है। चलिए जी, देखिए बिजनेस करने के लिए दो चीज की इंपॉर्टेंस है, वो है प्राइस यानी कि पैसा, और दूसरी चीज है आइडिया। अब आइडिया इनके पास है बट पैसा नहीं है, तो पैसा करने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास। पहला, या तो आप डेट ले लो, डेट बोल दो, लोन बोल दो, डिबेंचर्स के थ्रू कुछ भी बोल दो, लोन बोल दिया, बैंक के थ्रू, ईएमआई, ये वो। दूसरा ऑप्शन है इक्विटी, जिसमें मैं आपको अपनी कंपनी में भागीदार बना लेता हूं, जैसे हम शार्क टैंक वगैरह में देखते हैं। अब इक्विटी के अंदर भी दो ऑप्शन है। पहला है प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब जैसा आपने शार्क टैंक में देखा, उस केस में कंपनी लिस्ट स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है कि भैया मैं स्टॉक एक्सचेंज पे ले आऊं, कंपनी को ओपन कर दूं, जिसका मन करे पैसा डाले, जिसका मन करे खरीदे बेचे, उस तरीके से। अब कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को चाहिए जी 852 करोड़ रुपए, ठीक है, जिसमें से ये कह रहे हैं भैया 400 करोड़ ही हम लोग फ्रेश इशू एफआई के थ्रू उठा रहे हैं, बाकी 452 करोड़ कहां से आएंगे या कहां जाएगा? वो जिसके पास पहले से शेयर्स पड़े हुए हैं, प्रमोटर हो सकता है, कोई वीसी हो सकता है, कोई एफआईआई, डीआईआई, कोई भी हो सकता है, जिसके पास पहले से पड़ा होगा, तो उसके पास पहले से 452 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, हम उसको बेचेंगे, वो ये पैसा बाकी उसके पास जाएगा। तो यानी रेशियो कितना बना? 47:53 के आसपास। 50-50 से भी नीचे चला गया तो इट इज अ नेगेटिव पॉइंट। चलिए, ये पार्ट तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। कहते हैं QIB को 50% तक देंगे, रिटेल वालों को 35, HNI को 15 तक ही मिलेगा, ठीक है। एक एक लॉट की वैल्यूएशंस लगा देता हूं फटाफट से। कहते हैं भाई एक लॉट की जो प्राइस है वो 14,800 रुपए है। 2 लाख से नीचे हो तो आप 13 लॉट तक अप्लाई कर पाओगे। 2 लाख से ऊपर लगाना है कि फुल फोर्स में लगाना है तो कैटेगरी स्विच कर सकते हो। कहते जी पदम कुमार अग्रवाल, वरुण अग्रवाल, अग्रवाल एंड अग्रवाल की कंपनी है, जिसमें अभी इनके पास 96 है। इसके बाद यहां पर इनके पास कुछ नहीं है, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली 85 के आसपास रह जाएगा। 85 हो गया, 80 के आसपास हो गया। लाओ भाई बताओ, 1973 की आपकी कंपनी है, कितना पैसा आपने कमाया, कितना पैसा गया? आ जाइए। चलो फाइनली कोई आया जिसने मार्च तक की बैलेंस शीट डाली है। अभी तक कोई आईपीओ आ रहा है, मार्च की बैलेंस शीट ही नहीं डाल रहे भैया। चलो इन्होंने कहा एलन बेन ने हम डालेंगे। फुल ईयर बढ़िया बात है। एसेट्स थे 550 करोड़ के, ये हो गए 120 करोड़ से बढ़ के 672 करोड़ के आसपास, और 845 करोड़। तो एसेट्स में तो एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी है लास्ट 2 साल में। रेवेन्यू की बात करें 223 करोड़, यहां पर 20-25% जंप आया 290 करोड़ के आसपास, और अब की बार उतना खासा कोई जंप नहीं आया, 350 करोड़ की रेवेन्यू ही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर आते हैं। कहते हैं भाई 223 करोड़ पे हम लोग 28 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर रहे हैं, मोटा मोटा 12-13% के आसपास मार्जिन है। बट 290 करोड़ पे सीधा हमने 45 करोड़ के आसपास कर दिया, 15% के आसपास, 16% तक पैट मार्जिन खींच लिया, बढ़िया ग्रोथ है। और 348 करोड़ पे हम लोग 83 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट भी लेकर गए। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, मार्जिन बढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। बोरोइंग्स 100 करोड़ की बोरोइंग्स थी, 70% जंप आया 176 करोड़, और 70 करोड़ बढ़ी, और ये हो गया 245 करोड़। तो बोरोइंग्स 2.5 टाइम्स बढ़ी है लास्ट 2 साल के अंदर, जो कि थोड़ा सा बढ़ रहा है। मतलब 1973 के आसपास की कंपनी है, यानी ऑलमोस्ट आपकी 40-50 साल पुरानी कंपनी है, तो थोड़ा सा इसको रिड्यूस करो यार। चलिए जी, कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज पर भी नजर मारेंगे। थोड़ा और ऊपर, रिटर्न ऑन इक्विटी 16, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13, डेट टू इक्विटी, यहां पर डेट टू इक्विटी लिया है, मैं यूजुअली डेट टू रिजर्व लेता हूं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24, पैट मार्जिन 23 जो लास्ट ईयर के हिसाब से, इबिटा 35, कोई यूज का नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 21 टाइम्स, बहुत ज्यादा है, 21 टाइम्स बहुत ज्यादा है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं।
फिर बचता है ईपीएस पी रेशियो। बट अच्छा, आगे बढ़ने से पहले देखो यहां पर ना काफी सारे आईपीओज आ रहे हैं, ग्लोब, एलन, कल्पतरू, संभव, एचडीबी, राइट। अगर आप चाहते हो कि इन पांचों आईपीओ का मैं कंपैरिजन वीडियो बनाकर दूं, यानी कि पांचों में से किसको प्रायोरिटी 1, किसको प्रायोरिटी 2, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम ये सारे आईपीओज भी आए थे तब भी मैंने आपको बनाकर दिया था, रिमेंबर। तो अगर आप चाहते हो मैं एक आईपीओ की कंपैरिजन वीडियो बनाकर दूं, कमेंट सेक्शन में लिख देना कंपैरिजन। अगर 200 कमेंट्स आते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, लोग सच में देखने में, सीखने में इंटरेस्टेड हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करूंगा कि अगर 1 लॉट का पैसा है तो किस में लगाओ, 2 लॉट का पैसा है तो किस में लगाओ। बट इवन आई वांट यू गाइस टू सपोर्ट मी। कंपैरिजन लिख देना कमेंट सेक्शन में। ईपीएस आता है 6.36, बाद में ईपीएस ड्रॉप होकर हो जाएगा 5.91, पी रेशियो है 62 का, बाद में हो जाएगा 68 का। ठीक है जी, बताओ पैसा जो उठा रहे हो 400 करोड़ किस किस लिए उठा रहे हो? कहते हैं भाई रीपेमेंट तो करेंगे बोरोइंग्स वगैरह की 210 करोड़ से। ठीक है, सेटिंग अप एन एयर सेपरेशन यूनिट करने वाले हैं और उसका है 104 करोड़ का बजट, तो 314 करोड़ यहां पर हो गया। बाकी 70-80 करोड़ जो बचता है वो वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में लेकर जाने वाले हैं। ऑलराइट, फाइनल वर्डिक्ट का इंतजार बिल्कुल आ गया जी। फाइनल वर्डिक्ट पे नंबर 1, सेक्टर अच्छा है, कंपनी के B2B क्लाइंट्स हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। बुरी बात क्या है कि भैया बोरोइंग्स बढ़ रही हैं। दूसरी बुरी बात क्या है, हाई प्राइस टू बुक वैल्यू पे लाए हो 21 टाइम्स के आसपास, जो कि डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा है। 2, 4, 5 गुना पर भी आते तो भी समझ आता है। बट प्रॉब्लम यहां पर कई बार क्या आती है, सपोज करो आपको कोई, आप हॉस्पिटल में सर्व कर रहे हो, आपका कोई बड़ा कॉर्पोरेट क्लाइंट है, मान लेते हैं जस्ट एन एग्जांपल अपोलो हो गया आपका, या फोर्टिस आपके क्लाइंट थे, उन्होंने आपका कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया। अब उन्होंने कहा भैया अब हम किसी दूसरे से लेंगे, तो प्रॉब्लम आएगी। तो आपकी ऑर्डर बुक, सेल्स ये हिट करेगी। हालांकि हॉस्पिटल से इतनी जल्दी नहीं करते हैं क्योंकि क्रिटिकल मामला पड़ता है, राइट। तो ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है यहां पर। अब इस बीच में एक चीज क्या आती है, अगर इसके बीच में ब्रैकेट होता तो डेफिनेटली अच्छा बनता। 23% का पैट मार्जिन मेंटेन करना, इट्स डेफिनेटली गुड, डेफिनेटली गुड। ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन की बात करें, देखो ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा होता, पैट मार्जिन अच्छा है, डेट रिड्यूस करने वाले हैं, B2B क्लाइंट्स है, ऑर्डर बुक है। बट क्योंकि बाकी आईपीओस हिट करने वाले हैं, और स्पेशली कौन हिट करने वाला है, स्पेशली ये हिट करने वाला है भैया जो अकेले ही 12,000 करोड़ रुपए उठा रहा है, और फिर ये कल्पतरू आ गया 600 करोड़ के आसपास, 1590 करोड़ के आसपास। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं, 3 to 5 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, वो भी QIB कैटेगरी अगर फिल कर देती है। लिस्टिंग गेन की बात करें तो यहां पर हार्डली 5 to 7% लिस्टिंग गेन होने वाला है। तो सेफ ट्रेडर्स से थोड़ा सा दूर ही रहे, बाकी आईपीओस पे फोकस करें। रिस्की ट्रेडर्स अगर एक आधा लॉट में रिस्क लेना चाहते हैं, लिस्टिंग गेन की बात करो तो 5 to 7% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे। तो अगर सेफ ट्रेडर्स थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हैं, अवॉइड करो। रिस्की टू मॉडरेट ट्रेडर हो, ये लो, रिस्की टू मॉडरेट ट्रेडर हो तो एक आधा लॉट के लिए रिस्क लिया जा सकता है, बट फुल फोर्स में अप्लाई नहीं करने वाले। फंड्स लिमिटेड है और आईपीओस भी आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं मैं कंपैरिजन पे वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कंपैरिजन कर देना, मैं एक डेफिनेटली वीडियो बनाकर देने वाला हूं। ये थे एलन बेयर आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।